मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं, फिर चर्चा हम यहीं से शुरू करेंगे। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पीयूष पंत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी हैं हमारे साथ। निरंजन जी, कल गृह मंत्री को आपने भी सुना होगा, सदन में खूब चर्चा हुई उनके भाषण की, जो भी उन्होंने कहा। अब क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी के फैन हैं, तो मैं खास तौर से आपके लिए मैंने सवाल तैयार किया है। और सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो बीजेपी बार बार कहती थी, जिसने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में रखा, तमाम ट्वीट्स हैं, आज वो क्योंकि दिल्ली वालों ने उन्हें नहीं चुना तो बैकडोर से कब्जा करने के लिए अध्यादेश लेकर आई है। और एक ही व्यक्ति से प्रॉब्लम है, जो गृह मंत्री कहते हैं कि देखिए केंद्र में बीजेपी रही, कभी केंद्र में कांग्रेस रही, दिल्ली में कभी बीजेपी, दिल्ली में कभी कांग्रेस, लेकिन बड़े अच्छे से काम हुआ। 15 में एक ऐसी सरकार बनी जो सिर्फ झगड़ा करना चाहती है, सेवा उसका मकसद नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि दरअसल समस्या जो है अरविंद केजरीवाल और उसके किए हुए कामों से है, और इस वजह से ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं केजरीवाल जी का फैन हूं, तो मैं केजरीवाल जी का फैन क्यों हूं? मैं केजरीवाल जी का फैन इसीलिए हूं कि जिस तरीके से ये अध्यादेश का जो मसला था, इसका पर्दा गिरने से पहले इन्होंने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आज ये उसी स्थिति में आ गए, हम हैं वहां, हम थे जहां। यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, अब ये जो नया इन्होंने जिस तरीके से अपना एक समझ लीजिए ग्राउंड तैयार किया है, पूर्ण राज्य का दर्जा, जहां पे जाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को इनकी पिच पे खेलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बीजेपी उतनी साफ गोई और उतनी स्पष्टता से इस बात पे जवाब नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं बीजेपी इसके अंदर फंसेगी। क्यों फंसेगी? क्योंकि जैसे आपने बताया मदन लाल खुराना जी की और इन सब की तो आपने बात बताई, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने भी जब दिल्ली को संबोधित किया था अपनी सभा के अंदर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्ण राज्य के दर्जे की चर्चा की थी। तो निश्चित रूप से फंसेगी। लेकिन इसके अंदर देखिए जीनत जी, अगर आप मेरे विचार पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है, ये कोई आश्रम इन्होंने नहीं खोल रखा, ये राजनीतिक पार्टियां एनजीओ नहीं चला रही। और राजनीति जो शब्द है, जिस नीति से राज प्राप्त होता हो, वो नीति अपनाने को राजनीति का मैं ये मानता हूं कि उसका मतलब राजनीति है। अब ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कोई बहुत ज्यादा छिछालेदर वाला काम कर रही है, या आज से पहले बहुत नैतिकता वाली, क्योंकि 156 धारा 156 आज तक हमने देखी है कि 156 का बहुत दुरुपयोग होता आया है, और इसके अंदर सैकड़ी बार सरकारें बर्खास्त की गई हैं, वो भी चुनी हुई सरकारें थी, कारण और अकारण। और हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, वो भी लोकतंत्र की एक हत्या थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई पहली बार ऐसी चीजें नहीं हो रही है। और रही बात संवैधानिक और असंवैधानिक की बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? पहले हुई तो अभी भी हो रही है? नहीं, मैं आपको जो बताना, मेरा मानना यह है कि कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई कह रहा है कि ये जो है तानाशाही रवैया है, तो मैं उस बात पे कह रहा हूं कि ऐसी चीजें पहले भी होती आ रही है। हाँ। अगर वो पहले हत्या थी तो आज भी हत्या, और अगर पहले हत्या नहीं थी, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना अगर कोई कानूनी दावपेच था, तो वो आज भी कानूनी दावपेच है। और जिस तरीके से अनैतिक और अलोकतांत्रिक, या समझ लीजिए इसको एक जिस तरीके से असंवैधानिक बताया जा रहा है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जीनत जी। देखिए हमारे देश के अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उसके बाद में जो नीचे की बॉडी होती है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो। तो दिल्ली तो एक मान लीजिए अधूरा राज्य है या एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जो चुने हुए जो पूर्ण राज्य हैं, जिसके अंदर आप चाहे राजस्थान की बात कीजिए, आप पंजाब की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, वहां पे एक लोकल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं नगर निगम कह सकते हैं, नगर पालिका परिषद कह सकते हैं, उसको हम नगर पंचायत कह सकते हैं, पंचायत समिति कह सकते हैं, वो भी चुनी हुई होती है। लेकिन उनके लिए भी कानून जो बनाती है वो राज्य सरकारें बनाती है ना, विधानसभा बनाती है। तो इसका मतलब तो वहां पे भी रोज लोकतंत्र की हत्या होती है कि भाई वो एक चुनी हुई नगर पालिका को, नगर निगम को
एक राज्य कैसे कंट्रोल कर सकता है? फिर तो नगर पालिका को नगर निगम को अपने कानून बनाने चाहिए, विधानसभा को अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार आज दिल्ली अध्यादेश के ऊपर या दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर कानून लेके आ रही है, दोनों सदनों के अंदर कानून लेके आ रही है और इसको एक बिल का रूप दे रही है, इसको एक कानून का रूप दे रही है, तो वो भी एक चुनी हुई सरकार है और वो भी देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। वो कोई बाहर से कोई आक्रांता नहीं है कि उन्होंने आकर के देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो मेरा यह मानना है कि हां, इसको आप अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण हो सकता है उसके मुफीद हो, आपका दृष्टिकोण उससे विपरीत हो, लेकिन मेरा दृष्टिकोण मैंने आपको बताया। निरंजन जी, आप क्या काउंटर करना चाह रहे हैं? एक लाइन में बोल लीजिए जल्दी से। जीनत जी, देखिए, दो चीजें होती है, एक होती है संवैधानिक, एक होती है नैतिक। अगर बात मैं संवैधानिक की करूं तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारों को जिस तरीके से परिभाषित किया, उसके बाद में केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई, उस अध्यादेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को रद्द नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही है कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 239A के अंदर दिल्ली के लिए कानून बना सकती है संसद के अंदर। यह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथ में कहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह गैर संवैधानिक नहीं है। मैंने जो नगर पालिका नगर निगम वाली बात बताई वो मैंने नैतिक रूप से बताई थी। ठीक है, निरंजन जी जल्दी काउंटर कीजिए जी। आपके तर्क से अनिल जी बिल्कुल सहमत नहीं है, और अगर लगता है कि चुनी हुई सरकार पर कुछ आरोप लग रहे हैं, ठीक है ना, सीबीआई, ईडी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो जांच करेंगी। अब ये कहना कि सरकार ऐसा ना करे, इसके लिए अध्यादेश लिया है, तो फिर तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी ना देश में, हर स्टेट, किसी भी स्टेट में शुरू हो जाएगी फिर तो। जीनत जी, परंपरा तो शुरू हो चुकी है ना। जो विधायक हैं, उनके रिश्तेदार जो किसी काम में सम्मिलित नहीं है, उनको 436 लोगों को 70,000 से लेकर के 2 लाख तक की सैलरी पे अपॉइंट कर दिया जाता है, केवल सलाहकार बता करके। तो केवल सलाहकार बता करके उनको अपॉइंट किया जाता है। किसी की बहन, किसी की मां, किसी की बेटा, किसी का भतीजा, किसी का मामा, किसी का चाचा, 236 लोगों को, ऐसे 436 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसको नौकरी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि किसी विधायक के रिश्तेदार को सरकार में किसी भी कमेटी के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उसको एक सलाहकार बना करके उसको अपॉइंट कर दिया जाता है और उसको 70,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सैलरी उसको मिलना चालू हो जाती है। वो एक एज ए सलाहकार, केवल सलाह, इतने बड़े सलाहकार कहां से आते हैं? इसको नौकरी ना कहिए जीनत जी, नौकरी वो होती है जो पढ़ करके परीक्षा से उसके बाद में मैंने तो तभी तो पूछा आपसे, वो मेरे पास समय नहीं था, मैं माफी चाहती हूँ।